Hello everyone. So in this chapter, this is just chapter 6, and in this chapter we will read about scientific management principle and techniques. So what do you mean by scientific? साइंस से जो रिलेटेड हो और जो न्यू चीज़ें हो उसका कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो इससे पहले हम लोग मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं एंड देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं. दिस इज़ द सिक्स चैप्टर दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक. तो इसमें हम लोग फर्स्टली पढ़ेंगे अबाउट फेडरिक विंसलो ट्रेलर. तो ट्रेलर हम लोग पहले भी ट्रेलर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. तो ये एक्चुअली में ये कौन थे और इन्होंने कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्रिएट किया, इसको हम उसके बारे में लोग पढ़ेंगे. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट द न्यू थिंकिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रपाउंडेड बाय फेडरिक विंसलो ट्रेलर. तो क्या होता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किसने बनाया है? फेडरिक विंसलो ट्रेलर. तो इनका नाम थोड़ा बड़ा तो हम लोग उसको ट्रेलर करके ही बोलेंगे. ट्रेलर वॉज अ पर्सन हु विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. तो ट्रेलर जो है वो विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जो कि 6 ईयर का ड्यूरेशन था, इट इज़ फ्रॉम 1878 टू 1884. सो विद इन 6 ईयर्स उन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया था अपने करियर में. सो ही वॉज अ ऑर्डिनरी लेबर टू द पोजिशन ऑफ चीफ इंजीनियर. तो वो एक ऑर्डिनरी लेबर एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए थे एंड विद इन 6 ईयर फॉर हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ही स्विच टू द चीफ इंजीनियर ऑफ द कंपनी. सो इन 1878 when he joined the organization name is Midwell Steel Company in USA as a labor, and due to his hard work and dedication he was able to reach the position of chief engineer in the same company with a short span of 6 years. तो फेडरिक विंसलो ट्रेलर ने 1878 में एक कंपनी है जिसका नाम है मिडविल स्टील कंपनी, उसको ज्वाइन किया था जो यूएसए में है एज अ लेबर, एंड विद इन 6 months ही रिच द पोजिशन ऑफ चीफ इंजीनियर ऑफ द कंपनी बिकॉज ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. सो उसमें क्या हुआ, ड्यूरिंग दैट पीरियड ट्रेलर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड केम टू द कंक्लूजन्स that the amount of work labor was doing was less or more as compared to what he was supposed to be doing. तो इसमें क्या हुआ, जो उनका जो ड्यूरेशन था काम करने का उसके बीच उन्होंने काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करा और चेक किया कि किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन उसका काम को मोर एफिशिएंटली किया जाए एंड मतलब उन्होंने ये भी देखा कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उन्हें क्या काम करना चाहिए, उसको भी उन्होंने स्टडी किया. तो उन्होंने क्या किया, नंबर्स ऑफ सोल्यूशन ही गेव अ नंबर्स ऑफ सोल्यूशंस to solve the problems, and in doing so he gave a scientific outlook to management. तो ये क्या हुआ, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा था उसमें उन्होंने काफ़ी सारे सजेशंस भी दिया कंपनी को एंड आउटलुक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो ही वॉज द वन जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ बात किया था. तो उन्होंने दो बुक लिखे थे जिसका नाम मैं बताऊँगी. सो then in 1901 he joined another company that is Belmont Steel Works up to and there were after starting providing a service of management consultant. After in 1903 he published a research papers titled Shop Management, and in 1911 his book Principle of Scientific Management created ripples in the field of management. तो क्या हुआ, उन्होंने एक रिसर्च किया जिस रिसर्च का टाइटल था शॉप मैनेजमेंट. ओके, कब किया, 1903 में. और आफ्टर दैट ही रोट अ बुक, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और वो मैनेजमेंट फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया. सो ट्रेलर डाइड इन 1915 बट हीज कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट विल ऑल रिमेन्स इमॉर्टल. तो क्या हुआ, ट्रेलर एक रिसर्च किए थे जिसका टाइटल था शॉप मैनेजमेंट एंड एक साइंटिफिक मैनेजमेंट पे एक बुक भी लिखे थे. तो मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट का जो काम है उसको एक साइंटिफिक मैनर में करना, और जितने ट्रेडिशनल अप्रोच लाइक जो पुराने अप्रोच है, जो पुराने टाइप से जो रूल्स रेगुलेशंस और जो काम करने का वे जो चले आ रहा है उसको डिस्कार्ड कर, उसको हटा करके न्यू साइंटिफिक अप्रोच लाना ऑर्गेनाइजेशन में,
उसको उसको कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो भी डिस्कार्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच to the management and adopting new and more scientific approach in the place of it. It's called scientific management. And Taylor also said that before commencing any work, a manager should first analyze it thoroughly and then only take any decision. तो ट्रेलर ये कहते थे कि जितने भी पुराने अप्रोच, जो पुराने वे में जो काम किया जाता था उसको हटा करके जो न्यू और साइंटिफिक अप्रोच है, लाइक साइंटिफिक अब क्या होता है, जो नया मशीनरी हो गया या नया वे हो गया काम करने का, कुछ भी नया इनोवेटिव आइडियाज़, नया टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, ये सब को लेकर के कुछ न्यू करके फिर से काम को बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि जो चले आ रहा है उसी को कंटिन्यू किया जाए। और वो ऐसा भी कहते हैं कि जो मैनेजर है उसको कोई चेंजेस करने से पहले उसका सिनेरियो को ठीक से एनालाइज करना, देन ओनली टेक एन डिसीजन, फिर ही कोई डिसीजन वो ले। तो यहाँ पे डेफिनेशंस बहुत सारे हैं, तो हम लोग ट्रेलर का ही डेफिनेशन ले लेंगे। ओके, सो डेफिनेशन है WF ट्रेलर का, दैट मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू एंड सीइंग टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। तो ये अकॉर्डिंग टू WF ट्रेलर। ओके, तो उनका ये कहना है कि मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू, मतलब उनका इसका मतलब क्या, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको पता रहना चाहिए, जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ उसको करना क्या है उसको बता देते हैं कि ये तुमको करना है, और फिर उस काम को उसको देखते हैं कैसे वो करते हैं इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट में, सबसे अच्छा और सबसे चीप में वो काम करवाना। तो मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि वो एक आर्ट है, एक एक्ट है, जैसे देखा जाता है कि क्या एक इंसान को करना चाहिए, एक प्लान करते हैं कि हाँ ये करवाना है और फिर इसको करवाते हैं इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में। सो ये WF ट्रेलर का डेफिनेशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो अब हम लोग फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ओके, सो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर टोटल 8 फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द फर्स्ट इज सिस्टमेटिक अप्रोच। तो सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि हर जो काम है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक सिस्टमेटिक वे से हो, वो सिस्टम से हो और एक सिस्टमेटिक वे से हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड इट्स यूज एंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड इन अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर। तो सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट ऐसा होता है कि जिसका एक साइंटिफिक अप्रोच होता है, जो मैनेजमेंट का जितना भी काम होता है, जो एक्टिविटीज़ होते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि वो सारा एक सिस्टमेटिक वे में और साइंटिफिक मैनर में किया जाए। दिस इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच। नेक्स्ट इज ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज। ओके, सो ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज, तो एक कंप्लीटली मेंटल जो चेंज, मेंटालिटी चेंज होता है, तो किसका होता है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है, जो ओनर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उनका भी एज वेल एज द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का ही जो मेंटालिटी होता है वो चेंज होता है। अब कैसे होता है, बोथ पार्टीज स्टार्ट एमिंग फॉर मोर एंड बेटर प्रोडक्शन। तो क्या होता है, दोनों पार्टी हो गए, दोनों पार्टी कौन, एक हो जाता है जो ओनर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, एंड द सेकेंड वन इज द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड बोथ ऑफ द पार्टी स्टार्ट एमिंग फॉर द बेस्ट और द बेटर प्रोडक्शन rather than mirroring crashing higher profits। तो वो लोग क्या एम हो जाता है कि वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब क्रैश, मतलब एक प्रॉफिट का टारगेट सेट करके उससे ज़्यादा कमाना, सिर्फ उनका वो नहीं सोच के वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अपना जो प्रोडक्शन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन, उसको हम लोग और ज़्यादा बेटर करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब प्रोडक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर होगा तो ये ऑब्वियस है कि ऑटोमेटिकली उनका जो सेल्स है और उनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जब दोनों पार्टीज, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है और सारा काम सिस्टमेटिकली होता है, तो इसमें क्या होता है, दोनों पार्टी का ही ज़्यादातर वो लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि उसको जो टारगेट है उसको फुल करने का और प्रोडक्शन को और बेटर करने का। कौन, ओनर भी एज वेल एज द एम्प्लॉयज़ भी। और अगर अच्छा प्रॉफिट आएगा तो दिस इज़ बेटर फॉर बोथ ऑफ देम। जो ओनर है उनका क्या होगा कि उनका ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, एंड जो एम्प्लॉयज़ होगा उनको क्या मिलेगा, जब ज़्यादा प्रॉफिट क्रैश करेंगे तो उनको भी उनका शेयर ज़्यादा मिलेगा, उनको भी उनका सैलरी और उनका जो होता है इंक्रीमेंट होगा। तो इससे क्या होता है, बोथ द पार्टीज खुश रहते हैं, उन्होंने, और उसके लिए वो लोग प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रैदर देन क्रैशिंग दी प्रॉफिट्स। ओके, सो थर्ड इज डिस्कार्डिंग ट्रेडिशनल मैनेजमेंट।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें बोला जाता है कि जितना ट्रेडिशनल, जो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उसको डिस्कार्ड करके जो न्यू, जो साइंटिफिकली जो न्यू बनाया जाता है, या न्यू जो भी मशीनरी हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, रिसोर्सेज हो गया, जो भी होता है वो अगर जो न्यू आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, जो एफिशिएंसी होता है एम्प्लॉयज़ का वो इम्प्रूव होता है। तो इससे क्या होता है, साइंटिफिक अप्रोच में क्या होता है, कम्प्लीटली डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को डिस्कार्ड हटा करके जो न्यू जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको अडॉप्ट किया जाता है, और जिससे जो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है वो इंक्रीज होता है। सो दिस आर द थ्री। ओके, सो द फोर्थ इज रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल। तो क्या, जब साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग को एक काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस और रूल्स होना चाहिए, मतलब ऑब्जर्वेशंस को अच्छा से ऑब्जर्व करके उसको यूज़ करना चाहिए। इसमें क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल बिकॉज द रूल्स आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर एनालाइजिंग एंड देयर इज़ वेरी लिटिल चांस ऑफ एरर अमंग देम। तो क्या होता है, जब हम लोग कुछ न्यू अडॉप्ट करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट से हम लोग कुछ न्यू अडॉप्ट करते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन में, सो आफ्टर एनालाइजिंग वेरी नाइसली, बहुत अच्छा से उसको एनालाइज करके ही उसको अडॉप्ट किया जाता है, तो वहाँ पे एरर का चांसेस बहुत कम होता है। तो बिफोर डूइंग दैट उसको ऑब्जर्व करना एंड उसको सही प्लेस पे यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ इज इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, तो जो वर्कर्स का जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना। तो इसमें क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो मेन एम होता है उनका यही होता है कि जो वर्कर का जो एफिशिएंसी, उनका जो काम करने का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, उसको ज़्यादा इम्प्रूव करना। तो इससे क्या होता है, वेरियस काइंड्स ऑफ स्टडीज़ किया जाता है कि कैसे इसको किया जाए। तो यहाँ पे 3 स्टडीज़ है, उसको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट इज़ टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग्यू स्टडी। दिस आर द 3 स्टडीज़ जिसको बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जब वर्कर्स का एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया तो ये 3 स्टडी पे बेस्ड करके ही कुछ नए डिसीजंस लिए जाते हैं। द नेक्स्ट इज गिव ड्यू वेटेज टू स्पेशलाइजेशन। ओके, सो ये जो पॉइंट है ना, ये जो हम लोग डिविजन ऑफ वर्क पढ़े थे लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, इससे सिमिलर है, मिलता जुलता है, सिमिलर ही है। क्या सिमिलर है, इसमें ये कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग ईच वर्क इनटू वेरियस पार्ट्स, ईच पार्ट्स बीइंग अलॉटेड टू द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन इट। तो हम लोग इसको ऑलरेडी डिवीजन ऑफ वर्क में पढ़ चुके थे कि कोई भी काम को जितना डिवाइड किया जाए और एक पर्सन को उसके टेस्ट, इंटरेस्ट और एबिलिटी, कैपेबिलिटी के हिसाब से असाइन किया जाए तो वो काम ज़्यादा एफिशिएंटली होगा। तो इसमें भी वही करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बेटर, मोर वर्क बीइंग परफॉर्म इन लेस टाइम। जब ऐसा डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को उसका इंटरेस्ट का काम दे दिया जाता है, वो लोग उसको कर करके एक्सपर्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, वो कम लगता है, लेस टाइम उस पर यूज़ होता है। हेंस इट कैन बी सीन दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट गिव ड्यू वेस्टेज टू स्पेशलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि वो एक पर्सन को उसका स्पेशलाइजेशन बना, मतलब उसका एक्सपर्ट बना देते हैं। नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उसके लिए ये क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट करता है ज़्यादा जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, बिकॉज दे कैन ऑनली अफोर्ड इट। जो बहुत छोटा या जो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए पॉसिबल, तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है दे कैंट अफोर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ये जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं लोग के लिए पॉसिबल होता है कि ये उसको अडॉप्ट करे और जो काम है उसको और अच्छा से कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए। ओके, द लास्ट इट अटेम्प्ट टू मिनिमाइज वेस्टेज। तो उन लोग का एक अटेम्प्ट होता है जो मिनिमाइज वेस्टेज, जो वेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको मिनिमाइज, उसको कम से कम किया जाए। साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू मिनिमाइज द वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मिनरल्स, वेस्ट ऑफ मशीन एंड एक्सेट्रा। तो किस चीज़ों का मिनिमाइज होता है या किस चीज़ को मिनिमाइजिंग करके यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वेस्ट, क्या वेस्ट, रिसोर्सेज का वेस्ट, टाइम का वेस्ट, मटेरियल जो भी यूज़ किया जाता है कुछ प्रोडक्शन करने के लिए उसका वेस्ट, एज वेल एज मशीन, जो मशीन होता है वो जब चलता है तो एक इलेक्ट्रिसिटी लगता है उसके लिए, तो उसका भी वेस्टेज को कम किया जाता है, एक्सेट्रा। तो ये हो गया फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Okay, so principle of scientific management. This is the last topic of today's video. In next video, we will discuss about the techniques of scientific management.
So there are 4 principles of scientific management. The first is science is not rule of thumb. तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इसमें ये बोला जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी नॉट स्टक इन वन थिंग और इन द कंटिन्यू द ओल्ड टेक्निक्स ऑफ डूइंग वर्क. तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये बोला जाता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम कर रहे हो, तो उसको ओल्ड टेक्निक्स हमेशा यूज़ मत करो, उसको नहीं करो. उसके जगह पे क्या करो, जो न्यू टेक्निक्स एंड न्यू एक्सपेरिमेंट्स करो टू डेवलप द टेक्निक्स विच मेक द वर्क मोर सिंपलर. तो इसका सिंपली मीनिंग ये होता है कि जो ओल्ड अप्रोच है, जो ओल्ड टेक्निक्स है, उसको यूज़ नहीं करने, कुछ नया एक्सपेरिमेंट्स करने, डेवलप करने, जिससे जो काम है वो ज़्यादा सिंपल वे में हो. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के टाइम पे क्या होता था, जो अकाउंट्स होते थे उन तब सिस्टम मतलब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, तो तब सिस्टम जितने भी अकाउंट्स होते, जिसका भी लिखना होता था, तो सब वो लोग कुछ रिटर्न वो लोग रखते थे. ओके, सो उसमें क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेकन होता था. सेकेंड, वो मतलब कहीं लॉस भी हो सकता था. थर्ड, उसका कुछ कुछ प्रूफ नहीं होता था. और ऐसा भी हो सकता था कि लास्ट में जब उसको हम लोग कैलकुलेट करते तो कुछ मिस्टेक भी हो सकता था. लेकिन जब वो लोग कुछ एक टाइम पे साइंटिफिक मैनेजमेंट आया और सिस्टम, कंप्यूटर, पीसी ये आने लगे, तो वो लोग अगर ऐसा होता कि वो नहीं बोलते कि नहीं हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग अपना ओल्ड टेक्निक को ही यूज़ करें, जिसको हम लोग लिख करके रिटर्न हम लोग प्रूफ रखेंगे, तो इससे क्या होता, प्रोसेस बहुत टाइम टेकन हो जाता. उसके प्लेस में वो लोग क्या किया, सिस्टम को इंक्लूड किया अपना ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या हुआ, जो काम है वो सिंपलर हो गया सबके लिए. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब. सेकेंड इज हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड. तो हारमोनी का मतलब होता है टुगेदरनेस. तो इसमें क्या होता है, एज पर दिस प्रिंसिपल सच एट एटमॉस्फेयर शुड बी क्रिएटेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन दैट लेबर. तो इसमें क्या बोला जाता है कि जो लेबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, द मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं. तो जो लेबर होते हैं वो इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेजर होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्शन के लिए. क्योंकि अगर लेबर नहीं होंगे, कुछ टॉप लेवल के चीफ एग्जीक्यूटिव आके प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो लेबर्स होते हैं, एंड दे आर वेरी मेजर्स. द मैनेजमेंट कंसिडर ईच एवरी वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि उसमें कुछ ईच ऑफ एवरी, कुछ उसमें पार्शलिटी ना हो, सब इक्वली इंपॉर्टेंट हो. ट्रेलर हैज़ रेफर सच ए सिचुएशन एज मेंटल रिजोल्यूशन. तो लास्ट चैप्टर में हम लोग मेंटल रिजोल्यूशन के बारे में पढ़े थे. तो ट्रेलर बोलते हैं कि मेंटल रिजोल्यूशन का यूज़ करने ऑर्गेनाइजेशन में. एंड ही ऑल्सो सेड दैट जब व्हेन वी विल यूज़ द मेंटल रिजोल्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल हेल्प टू डिक्रीज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज एंड वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम. तो पार्टीज कौन हो गया, जो ओनर हो जाते हैं एंड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये 2 पार्टीज हो गया. तो ये बोलते हैं जब मेंटल रिजोल्यूशन का यूज़ होगा, जब काम सही से होगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा काम करने के लिए, तो कंफ्लिक्ट कम रहेगा और ये दोनों पार्टीज़ के लिए अच्छा होगा. दे विल गेट अ गुड वर्किंग इन्वायरमेंट. थर्ड इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल. तो कॉपरेशन का मतलब तो साथ में काम करना, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि अकेले काम करना. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल द एक्टिविटीज डन बाय डिफरेंट पीपल मस्ट बी कैरीड ऑन विद अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन. तो जितना भी काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोगों का जो मेन एम रहे कि वो लोग एक स्पिरिट रहे कि वो लोग म्यूचुअली एक दूसरे के साथ मिलकर सारा काम करें. बिकॉज द गोल इज़, सबका जो गोल होता है वो ग्रुप गोल होता है, किसी इंडिविजुअल का गोल नहीं होता कि इस साल हम लोगों को इतना प्रॉफिट करना है. एंड ट्रेलर ऑल्सो सजेस्ट दैट द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स शुड जॉइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड. तो उन लोग डिटरमाइन रहे अपना स्टैंडर्ड को लेके कि उन लोगों को क्या काम करना, उन लोगों का क्या काम है एक ऑर्गेनाइजेशन में. दस इंक्रीज द इम्प्रूवमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर्स. तो इससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है एक इंडिविजुअल, एक पर्सन का. तो कॉपरेशन करके चलना है, एक दूसरे को हेल्प करके चलना है, और इंडिविजुअली मतलब नहीं सोचना है कि अपना नहीं सोचना है, सबका सोचना है. एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. तो ये लास्ट है. इसका मतलब ये होता है कि जो एफिशिएंसी होता है ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन. तो जब एक पर्सन को हायर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक सिलेक्शन किया जाता है, तब से लेकर के जितना टाइम तक वो एक ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे, उनको एफिशिएंसी देना चाहिए, उनको एक, तो उनका जो टेस्ट और एबिलिटी है उसको भी ध्यान रखा जा सके.
ओके, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई सिलेक्शन, फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, उस टाइम से उन लोग को ये बताना चाहिए कि उन लोग को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए कि हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि लैक ऑफ ट्रेनिंग के लिए जब वो लोग फाइनली काम करने लगे तो उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो उन लोग को एक परफेक्ट प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए एंड उनके टेस्ट और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उन्हें काम असाइन किया जाए। इनसे क्या होगा, उन लोगों को काम करने का मन भी करेगा एंड द रिजल्ट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। तो ये हो गया द 4 टॉपिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. In next video we will discuss about the techniques of scientific management. Till that, thank you.